कल्पना कीजिए कि वक्त इतना धीरे चलने लगे कि कुछ सेकंड सदियों जैसे लगने लगे। या आपके और सामने वाली दीवार के बीच की कुछ गज की दूरी वो मीलों जैसी महसूस हो। ये तो सोचना भी अजीब है। हाँ, ये किसी साइ-फाई फिल्म का सीन नहीं लग रहा, पर ये चेतना की एक ऐसी बदली हुई हालत है जिसका जिक्र एक बहुत ही पुराने और दिलचस्प दस्तावेज में मिलता है। बिल्कुल। आज की हमारी बातचीत का आधार है cannabisindica.pdf नाम का एक टेक्स्ट। हाँ। और हमारा मकसद बस इतना है कि हम इस पुराने दस्तावेज में लिखी बातों की गहराई में उतरे और उसे ठीक वैसे ही समझें जैसे लेखक ने इसे पेश किया है। सही कहा। मतलब यहाँ किसी भी चीज का समर्थन या विरोध करने का कोई इरादा नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम तो बस एक कह सकते हैं खोजी की तरह इस टेक्स्ट के पन्नों को पलट रहे हैं। हाँ, बस ये देखने के लिए कि इसमें मन, भावनाओं और शरीर पर होने वाले असर के बारे में क्या क्या लिखा है। तो चलिए इस अजीब और अनोखी दुनिया की परतें खोलना शुरू करते हैं। चलिए। ठीक है। तो इस टेक्स्ट में कुछ बहुत ही अजीब और खास लक्षणों का जिक्र है। जो पहली चीज मेरा ध्यान खींच रही है वो है याददाश्त पर इसका असर। इसमें लिखा है कि इंसान अपनी ही कही हुई आखिरी बात या अपना ही सोचा हुआ आखिरी ख्याल भूल जाता है। ये तो बड़ा अजीब है। हाँ, और ये सिर्फ भूलना नहीं है, दस्तावेज इसे एमनीजिया कहता है, पर इसकी वजह भी बताता है जो इसे और भी दिलचस्प बना देती है। अच्छा, क्या वजह? टेक्स्ट के हिसाब से दिमाग में एक साथ इतने सारे नए नए विचार आने लगते हैं। मतलब विचारों की एक बाढ़ सी आ जाती है। ओके। और उस बाढ़ में, उस शोर में पुरानी बात को पकड़ कर रखना नामुमकिन हो जाता है। तो ये असल में याददाश्त का जाना नहीं है, बल्कि नए विचारों के शोर में पुरानी बात का दब जाना है। एक मिनट, इसी के ठीक बाद एक और बात लिखी है जो इस पूरी कहानी को और भी उल्टा पुल्टा कर देती है। कौन सी? वो है लगातार सिद्धांत बनाना। मतलब कॉन्स्टेंटली थियोराइजिंग। ये कैसे हो सकता है? हाँ। एक तरफ आप एक सेकंड पहले की बात याद नहीं रख पा रही हैं और दूसरी तरफ आपका दिमाग लगातार नई नई थ्योरीज बना रहा है। ये तो एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ है। और यही विरोधाभास, यही तो इस अनुभव के दिल में है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके दिमाग का जो सर्च इंजन है वो 100 गुना तेजी से काम कर रहा है। ठीक है। वो हर चीज में कनेक्शन ढूंढ रहा है, पैटर्न बना रहा है, नई नई थ्योरी गढ़ रहा है, लेकिन आपके दिमाग का सेव बटन खराब हो गया है। वाह, सेव बटन खराब हो गया। हाँ, तो हर विचार एक चिंगारी की तरह है। वो चमकती है, एक पल के लिए सब कुछ रोशन करती है, लेकिन फिर बुझ जाती है। मतलब वो कभी आग नहीं बन पाती। कभी नहीं, क्योंकि उसे सहेजने का कोई तरीका ही नहीं है। ये एक ऐसी रचनात्मकता है जिसका कोई नतीजा नहीं, एक ऐसी सोच है जिसका कोई अंत नहीं। कमाल का तरीका है इसे समझने का। तो अगर दिमाग के अंदर इतनी उथल पुथल मची हो, जहां ना यादें टिक रही हैं और ना ही विचारों का कोई ठिकाना है, तो ऐसे में बाहरी दुनिया कैसी दिखती होगी? मैं सोच रही थी इसका असर समय और दूरी के एहसास पर भी तो पड़ता होगा। बिल्कुल पड़ता है, और बहुत गहरा पड़ता है। यहां से हम चेतना के टूटने के दूसरे चरण में आते हैं। दिमाग के बाद अब हकीकत की बारी है। अच्छा। टेक्स्ट में बहुत साफ लिखा है कि समय बहुत ज्यादा खिंच जाता है। कोट है, कुछ सेकंड सदियों जैसे लगते हैं। सदियों जैसे? हाँ, जरा सोचिए उस एहसास के बारे में जहां एक मिनट काटना भी एक पूरी जिंदगी जीने जैसा हो। हमारे दिमाग में जो एक अंदरूनी घड़ी होती है ना, हाँ होती है, जो हमें वक्त का अंदाजा देती है, वो पूरी तरह से टूट जाती है। और दूरी का, उसके बारे में भी कुछ ऐसे ही लिखा है। कुछ गज की दूरी मीलों जैसी लगती है। बिल्कुल। इसका मतलब सिर्फ ये तो नहीं होगा कि चीजें दूर दिखती हैं, इसका एहसास कैसा होता होगा? ये सिर्फ देखने की बात नहीं है, ये अपने और दुनिया के बीच के रिश्ते के टूटने की बात है। मतलब? जब आपको कुछ गज की दूरी मीलों जैसी लगती है, तो इसका मतलब है कि आपका शरीर और दिमाग उस दूरी को तय करने की अपनी क्षमता पर से भरोसा खो चुका है। ओह। जो कमरा आपको जाना पहचाना लगता था, वो अब एक अनजान और विशाल मैदान बन गया है। ये बाहरी दुनिया से एक तरह का अलगाव है, जहां आप अपनी ही हकीकत में एक अजनबी बन जाते हैं। तो दिमाग अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है, बाहर की दुनिया पूरी तरह बिगड़ चुकी है, समय और दूरी का कोई मतलब नहीं रहा। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि ऐसी हालत में कोई महसूस क्या करेगा। जाहिर है भावनाओं पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता होगा। हाँ, और भावनाओं का जिक्र भी उतना ही तीव्र है जितना बाकी चीजों का। दस्तावेज कहता है कि इंसान छोटी छोटी मामूली बातों पर बेतहाशा हंसता है। बेतहाशा? हाँ, ऐसी हंसी जिस पर कोई कंट्रोल नहीं, जैसे हंसी का एक तूफान आ गया हो। अच्छा। शायद आज के जमाने में कोई एक मीम देखकर ही घंटों तक हंसता रह सकता है।
लेकिन ये सिर्फ हंसी मजाक तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इसमें आगे लिखा है कि एक पल इंसान मौज मस्ती और शरारत से भरा होता है और अगले ही पल कराहने और रोने लगता है। ये तो भावनाओं का एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक का सफर है। बिल्कुल, ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जिसके ब्रेक फेल हो गए हैं। ब्रेक फेल हो गया। हाँ, भावनाओं का जो रेगुलेटर हमारे दिमाग में होता है वो बंद हो गया है। इसलिए खुशी भी बेहिसाब है और दुख भी बेहिसाब। और ये सिर्फ खुशी और दुख तक नहीं रुकता। अच्छा। टेक्स्ट में कुछ बहुत ही गंभीर और डरावनी मानसिक हालतों का भी जिक्र है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। आसन मृत्यु का बहुत ज्यादा डर, मतलब ऐसा लगना कि मौत बस सामने ही खड़ी है। सही। ये तो किसी बुरे सपने जैसा लगता है। और साथ में डिलेरियम ट्रेमेंस का भी जिक्र है। इसका क्या मतलब है यहाँ? देखिए, डिलेरियम ट्रेमेंस शब्द आजकल आमतौर पर गंभीर शराब वापसी से जुड़ा जाता है। हाँ। लेकिन इस पुराने टेक्स्ट में इसका इस्तेमाल एक ज्यादा सामान्य मतलब में किया गया है। जी। यहाँ इसका मतलब है मन की एक ऐसी हालत जहां इंसान का हकीकत से संपर्क पूरी तरह टूट जाता है। ओके। वो बहकी बहकी बातें करता है और लगातार बिना किसी मतलब के बोलता रहता है। तो मौत का डर और डेलिरियम ट्रेमेंस का जिक्र हमें ये बताता है कि ये अनुभव सिर्फ अजीब या मजेदार नहीं है, बल्कि ये बहुत गहरा, तीव्र और कभी-कभी बेहद डरावना भी हो सकता है, जैसा कि इस दस्तावेज में बताया गया है। ठीक है, ये तो दिमाग और भावनाओं की दुनिया हो गई जो पूरी तरह से बिखर चुकी है। लेकिन इस टेक्स्ट का जो हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गया, कौन सा? वो है शारीरिक एहसासों का जिक्र। ये तो मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा या सुना। एक जगह लिखा है ऐसा महसूस होना जैसे कपाल खुल और बंद हो रहा हो। एक मिनट, कपाल मतलब खोपड़ी? क्या सच में? हाँ, कपाल मतलब कैल्वेरियम, हमारी खोपड़ी का ऊपरी हिस्सा। और ये कोई मुहावरा नहीं है। नहीं। दस्तावेज के मुताबिक व्यक्ति को सच में ये महसूस होता था कि उसकी खोपड़ी का वो हिस्सा किसी दरवाजे की तरह खुल और बंद हो रहा है। बाप रे! ये सुनने में जितना अजीब है उतना ही गहरा भी है। ये दिखाता है कि दिमाग का अपने ही शरीर के नक्शे से संपर्क टूट गया है। शरीर के नक्शे से? हाँ, हमारे दिमाग को हर पल पता होता है कि हमारे हाथ पैर कहाँ हैं, हमारा शरीर कैसा है। इस हालत में वो सबसे बुनियादी जानकारी भी वो गलत हो जाती है। शरीर अपना नहीं बल्कि कोई अनजान चीज लगने लगता है। ये तो बहुत ही परेशान करने वाली बात है। और ये अकेला अजीब शारीरिक एहसास नहीं है। नहीं। एक और है जो मुझे और भी अजीब लगा। पेरिनियम यानी गुदा के पास के हिस्से में सूजन का एहसास होना। और टेक्स्ट में लिखा है जैसे किसी गेंद पर बैठे हों। ये बहुत ही खास और अजीब डिटेल है। हाँ, ये बहुत खास है और लेखक यही नहीं रुकता। वो इस एहसास को एक और शारीरिक लक्षण से जोड़ता है। किससे? मूत्र में बड़ी मात्रा में चिपचिपा बलगम आने से। अब मुझे यही समझ नहीं आया, इन दोनों बातों का आपस में क्या लेना देना हो सकता है? एक अजीब सा एहसास और एक क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन। और आपका ये सवाल ही हमें उस दौर की मेडिकल सोच की ओर ले जाता है। अच्छा। आज का डॉक्टर शायद इन दोनों को अलग अलग देखेगा, लेकिन उस जमाने में कोशिश ये होती थी कि हर एक लक्षण को, चाहे वो कितना भी अजीब क्यों ना हो, एक ही बड़ी तस्वीर में फिट किया जाए। हाँ। वो शरीर और मन को अलग अलग नहीं देखते थे। उनके लिए गेंद पर बैठने का एहसास और मूत्र में बलगम आना दोनों एक ही बीमारी के हिस्से थे। ओह। ये एक तरह से जासूसी का काम था, जहां हर सुराग को एक दूसरे से जोड़कर एक कहानी बनाने की कोशिश की जाती थी, भले ही वो आज हमें अजीब लगे। अच्छा, तो ये उस दौर का एक तरीका था चीजों को समझने का, हर चीज को जोड़ने का। बिल्कुल। इसी से जुड़ी एक और बात मेरे दिमाग में आ रही है। हाँ। टेक्स्ट में कैनाबिस इंडिका की तुलना बार बार दूसरी चीजों से की गई है, जैसे बेलाडोना, हायोसाइमस। हाँ, स्ट्रैमोनियम। हाँ। क्या लेखक ये कहने की कोशिश कर रहा था कि ये सब एक जैसे हैं? नहीं, बल्कि इसका ठीक उल्टा। हाँ। ये भी उसी जासूसी का एक हिस्सा है। उस जमाने में जब कोई नई दवा या पौधा सामने आता था तो उसे समझने का सबसे अच्छा तरीका था उसकी तुलना पहले से जानी पहचानी चीजों से करना। अच्छा। बेलाडोना और हायोसाइमस जैसे पौधों के असर के बारे में उन्हें पहले से पता था, तो कैनाबिस इंडिका की तुलना उनसे करके लेखक असल में ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि ये नया पौधा किन मायनों में उनसे अलग है। ओके, तो ये एक तरह से उस पौधे का यूनिक फिंगरप्रिंट बनाने जैसा था। बिल्कुल सही। वो कह रहे थे, देखो, इसका असर बेलाडोना जैसा है, लेकिन इसमें ये फर्क है। इसका असर हायोसाइमस जैसा है, पर इसमें ये खास बात है। ये वर्गीकरण का एक बहुत ही होशियार तरीका था। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमारे सामने क्या तस्वीर बनती है? हाँ। हमने एक ऐसे पुराने दस्तावेज को देखा जो चेतना के बिखरने की एक बहुत ही गहरी और अजीब कहानी बताता है। याददाश्त का मिटना, पर विचारों का तूफान, समय और दूरी का एहसास खत्म हो जाना,
भावनाओं का एक पल में हंसी से लेके अगले ही पल मौत के डर तक पहुंच जाना। सही है। और शरीर का ऐसा महसूस होना जैसे वो अपना है ही नहीं, जैसे खोपड़ी खुल रही हो, ये सब एक साथ, ये तो बहुत ज्यादा लगता है। अगर हम इन सभी धागों को एक साथ जोड़ें तो ये सिर्फ लक्षणों की एक लिस्ट नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी हालत की तस्वीर है जहां इंसान का अपने मन, अपने शरीर और इस दुनिया से रिश्ता ही टूट जाता है। हाँ, हर चीज जो हमारी हकीकत को बनाती है, समय, जगह, सोच, भावना, शरीर, सब अपनी जगह से हिल जाती हैं। ये एक खंडित चेतना का, एक टूटी हुई हकीकत का चित्र है, जैसा कि इस स्रोत में समझा गया है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। हाँ, गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरे दस्तावेज में लेखक ने इन अनुभवों को अच्छे या बुरे के चश्मे से नहीं देखा। कोई जजमेंट नहीं है, कोई फैसला नहीं सुनाया, सिर्फ एक वैज्ञानिक की तरह जो कुछ भी हो रहा था उसे दर्ज कर लिया। लेकिन यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। किस बारे में? कि जब हम किसी इतने गहरे और निजी अनुभव को सिर्फ लक्षणों में बांट देते हैं, उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर उसकी लिस्ट बना देते हैं, तो क्या हम उस अनुभव की असली आत्मा को खो देते हैं? किसी चीज को समझने और उसे सिर्फ सूचीबद्ध करने में क्या फर्क है? क्या हम किसी इंसान की चेतना की गहराई को सिर्फ लक्षणों की एक सूची से सच में कभी समझ सकते हैं?